दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा देश और आगे बढ़ते रहे, नए बुलंदियों को छूते रहे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज जो मैं सेट प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ वो बिहार के स्पेशल है, यानी कि बिहार के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो बिहार के रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिहार के हिस्ट्री से आज आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज बिहार के हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बिहार में जितने भी पूछे गए हैं उसी का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किस कारण बिहार पड़ा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार राज्य का जो नाम है वो बिहार किस कारण पड़ा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार राज्य का जो नाम है वो बौद्ध बिहार के कारण पड़ा, यानी कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वगैरह यहाँ आके अपना स्थान बनाते थे, रहते थे, इसी के नाम पर ये बिहार नाम पड़ा था। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है। तो बोध गया यानी कि गया जो बिहार के 38 जिला है, उन 38 जिला में से एक जिला है गया, उसी को बोध गया बोला गया। जब यहाँ महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो गया को बोध गया बोला गया। जिस पेड़ के नीचे हुआ था वो बोधि वृक्ष कहा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का, मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्त हुआ था, यानी जहाँ गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी को बोध गया बोला गया। वो पहले गया हुआ करता था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध को सम्मान देने के लिए बोध गया किया गया। और जो गौतम बुद्ध जिस पीपल वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्ति किए गए थे उसको बोधि वृक्ष कहा गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के बक्सर एवं चिराद स्थान के से किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भी बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ऑप्शन है पाषाण के उपकरण, काले चमकीले मिडभांड, पाषाण की मूर्तियाँ और ताम्रपत्र। जो स्टूडेंट मिडभांड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मिडभांड यानी कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं और आग में तपाए होते हैं उसे मिडभांड कहते हैं। तो जो 3 का आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मौर्य काल से जो पुरातात्विक अवशेष, जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि बिहार के बक्सर के चिराद स्थान पर काले और चमकीले के मिडभांड मिले, यानी काले और चमकीले के बर्तन मिले हैं। अब मिडभांड उसको बर्तन को ही मिडभांड बोला जाता है। अब 4th देखिए, बिहार के कुम्हरार में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल के हैं। यानी कि बिहार के जो कुम्हरार है उसमें पुरातात्विक अवशेष मिले थे तो वो किस काल के हैं, तो वो मौर्य काल के हैं। आप ध्यान रहिएगा, ये मौर्य काल के। जो बिहार के कुम्हरार में जो पटना में स्थित है, जो कुम्हरार है ये पटना सिटी में आएगा, पटना में स्थित है, और ये जो मौर्य काल के यहाँ अवशेष मिले थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले थे। यानी अशोक के जो अभिलेख थे वो बिहार में किस स्थान पर मिले थे। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसमें जो आंसर होगा वो होगा लौरिया नंदनगढ़ से मिला था। ये लौरिया नंदनगढ़ से मिला था, अशोक के अभिलेख का कुछ प्रमाण वगैरह मिला था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर एवं नागा अर्जुन पहाड़ियों की गुफाएं बिहार के किस काल की जानकारी देती हैं। यानी कि आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि बिहार में कौन सी पहाड़ी है। तो देखिए 2 पहाड़ी का नाम आप अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा, बराबर और नागा अर्जुनी। तो नागा अर्जुनी बराबर की पहाड़ से बिहार के जो जानकारी मिलती है किस काल की, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मौर्य काल की जानकारी बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ियाँ से मिलती है। अब आगे देखिए 7 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के किस स्थान पर बौद्ध देवी देवताओं के तांबे की मूर्तियां मिली हैं। यानी कि बौद्ध का जो जिस समय काल चल रहा था उसमें देवी देवताओं के तांबे की मूर्ति बनाया करते, तो उस तांबे की मूर्ति कहाँ, जो मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली हैं। तो मैं आपको 7 का आंसर बता देती हूँ, ये मिला है कुकरी हाट से मिला। ये कुकरी हाट से मिला, ये कुकरी हाट बिहार का एक जगह है, वहीं से ये बौद्ध के देवी देवताओं के तांबे की मूर्तियां मिली है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय व बौद्ध मंदिर के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। या प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो बौद्ध मंदिर का जो अवशेष निम्नलिखित किस स्थान पर मिले हैं। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ डायरेक्टली, ये नालंदा से मिले हैं।
नालंदा से मिले हैं। अब आगे देखिए नाइन्थ में पूछा जा रहा है बिहार के प्राचीन प्राकृत विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बिहार के किस जगह अवस्थित है, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए यहाँ कोई ऑप्शन देख लिए, नालंदा में है, फिर देखिए बलराजगढ़ में है, वैशाली में है या भागलपुर में है। तो ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बिहार का, ये भागलपुर में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा, भागलपुर में स्थित है। अब आगे 10th में देखिए, 10th में पूछा जा रहा है बिहार के निवासियों को किस प्राचीन ग्रंथ में कीकट कहा जाता है। कीकट, तो ये जो कीकट है यानी कि बिहार के जो निवासी हैं उन्हें किसी हम लोग का जो ग्रंथ है वो आपको पता है कि यजुर्वेद जो चार तरह के वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, भगवती सूत्र है। तो जो बिहार के जो निवासी हुआ करते थे उन्हें प्राचीन ग्रंथ में कीकट के नाम से जाना जाता था। तो ये कीकट के नाम से कौन से वेद में बताया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10th का बी, यानी कि ऋग्वेद में बोला गया है। देखिए ये जो चार साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद और ये सारे के सारे जो वेद है, तो सबसे जो अथर्व वेद में ही बिहार का जो जानकारी मिलता है। अथर्व वेद जो होता है वो जादू टोना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 11 में कि बिहार के किस स्थान पर पूरा पाषाण काल में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो बिहार के किस स्थान पर पूरा पाषाण व पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंगेर में मिले। सीतामढ़ी में नहीं, वैशाली में नहीं, कटिहार में नहीं, बल्कि मुंगेर में। जितने भी नाम है बिहार के 38 जिलों में से सभी जिलों का नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बार बार बता देती हूँ कि बिहार में 38 जिले हैं, जितने भी नाम आ रहे हैं वो सारे बिहार के जिलों का नाम है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के दक्षिण मुंगेर में किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के दक्षिण मुंगेर में, आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स में कहीं भी लिख लीजिएगा। दक्षिण मुंगेर में किस काल के, बल्कि मुंगेर नहीं पूछा गया, दक्षिण मुंगेर में किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको 12th का आंसर बताती हूँ। ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल भी हुए हैं, लघु पाषाण काल में भी हुए हैं और उत्तर पाषाण काल हुए, यानी उपयुक्त सभी इन तीनों कालों में से वहाँ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बिहार के चिराग स्थल पर किस काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यानी बिहार में चिराग जो स्थल है वहाँ किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा उत्तर पाषाण काल के मिले हैं, लघु पाषाण काल के नहीं, पूरा पाषाण काल के नहीं, बल्कि उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। फिर 14 क्वेश्चन देखिए, 14 बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किससे जाता है। यानी कि बिहार में मुस्लिम का जो प्रभुत्व स्थापित किया गया था उसका जो श्रेय जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखिए दिया हुआ है, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो अगर आपको पता होगा अच्छे तरीके से तो आपका आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे बिहार स्पेशल, जो भी स्टूडेंट रेगुलर देख रहे होंगे उनको सारे के सारे जो मैंने अब करवा रही हूँ उनको सारे आंसर पते होंगे। तो देखिए जो 14 का आंसर है ये है आपको डी, जैसे कि इब्न बख्तियार खिलजी, आप अच्छे तरह नालंदा विश्वविद्यालय को इन्हें ध्वस्त किया था। तो इब्न बख्तियार खिलजी ही मुस्लिम प्रभुत्व बिहार में स्थापित किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसमें धन जन और अपार क्षति हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है आपके पास तो आप देखिए, या बैंक है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आया था ये 1934 में आया था। और डेट आप यहाँ ध्यान रखिएगा, डेट में ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो डेट आप ध्यान रखिए 15 जून 1934 में बहुत ही ज़्यादा भारी भूकंप आया था बिहार में, जिसमें जन धन दोनों की बहुत ही ज़्यादा अपार क्षति हुई थी। अब आगे देखिए 16 में पूछा जा रहा है बिहार के निवासियों के लिए वात्स्य कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ से में आया है। यानी बिहार के निवासियों में एक जगह आपको कीकट बोला गया कि कीकट कहा जाता है जो ऋग्वेद में बोला गया है, और एक में बादशाह बोला गया है। तो ये किस में बोला गया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बोला गया है पंचशील ब्राह्मण में बोला गया है। कब में, तो पंचशील ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को वात्स्य बोला गया है। और उसके अलावा मैंने एक बताया कि बिहार के निवासियों की कीकट जो ये ऋग्वेद में बोला गया है। अब आगे नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार के प्रारंभिक में तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए बिहार में प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में तुर्क गतिविधियाँ, ये तुर्क वगैरह आए थे तो उनके संदर्भ में कौन से इंपॉर्टेंस बुक है जिनमें जानकारी मिलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है तबकाते नासरी।
तब काते नासरी में ये प्रारंभिक में जो तुर्क थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी यात्री थे। अगर आप विदेशी यात्री वाले वीडियो देखे होंगे बिहार में आने वाले, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आया था मैगथनीज। मैगथनीज की बुक है जिसका नाम है इंडिका। इसमें इंडिका में ही बिहार का पूरा वर्णन मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको ये अपने जो बुक में है इसमें 7 भागों में इसका वर्णन किया, यानी 7 भागों में बांट के इसका वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए 19 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1629 से लेकर 1620 ईस्वी में किस ईरानी यात्री को बिहार की यात्रा की थी। तो देखिए 1619 से लेकर 1620 यानी कि 1 साल में किस ईरानी यात्री आया था। तो देखिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये आंसर ये मोहम्मद सादिक आया था, न कि मुल्ला बहनवी आया था, अब्दुल लतीफ आया था, इब्न बतूता नहीं था, ये मोहम्मद दासिक था। और मैं आपको बता देती हूँ इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था, जो 1616 ईस्वी में ये भारत आया था। इसको ध्यान रखिएगा, जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का निवासी, ये घुमक्कड़ व्यक्ति हुआ करता था, घूमने के लिए आया था। अब आगे देखिए 20 में पूछे 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है। यानी कि पटना में 1931 में एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। इसको स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, देखिए यहाँ आंसर आप देख लीजिए, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल को जाता है, सचिंद्र नाथ सन्याल को जाता है, न कि खुदीराम बोस को, वीरेंद्र कुमार बोस को नहीं, बल्कि फरकुल चंद्र चाकी को नहीं, बल्कि सचिंद्र नाथ संथाल को जाता है। संचिंद्र नाथ संथाल थे पटना के 1913 में एक अनुशील समिति शाखा की गठन की थी। ध्यान रखिएगा, अनुशील समिति की शाखा का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ब्रांच यानी कि ब्रांच का गठन हुआ था, बल्कि अनुशील समिति की नहीं, बल्कि अनुशील समिति की शाखा को। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अनुशील समिति के गठन रियलिटी में कहाँ पे हुआ था, बिहार के किस जिले में हुआ था, और बिहार कौन किए थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसका 21 पूछा जा रहा है कि मुंगेर में बढ़ैया टाल के विरोध का उद्देश्य क्या था। यानी मुंगेर में एक जगह है जिसका नाम है बढ़ैया टाल, तो ये बढ़ैया टाल का जो विद्रोह हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, उसमें क्या उद्देश्य था, उस विद्रोह करने का उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर 21 का हो जाएगा 1, यानी कि बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। बकासत जो भूमि थी उसकी वापसी की मांग की जा रही थी लोगों द्वारा, इसीलिए मुंगेर में बढ़ैया टाल विरोध में उद्देश्य किया गया था। अब ये बकासत भूमि क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें इसमें डाल दूंगी कि बकासत भूमि क्या होता है, मैं आपको बता दूंगी उस टाइम। अब आगे देखिए 22 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है। यानी कि बिहार में किस गौरवमयी जो साम्राज्य का स्थान रहा है। तो देखिए मुगल का रहा है, मगध का रहा है, राजपूत का रहा है, या कलिंग का रहा है। तो अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि मगध का रहा है, यानी मगध साम्राज्य का गौरवमयी स्थान बिहार में रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस महापुरुष का कार्य स्थल रहा है। देखिए यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ फंसाने वाला है आपसे। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि किस महापुरुष का कार्य स्थल रहा है, जन्म स्थल नहीं, कार्य स्थल, यानी काम किए हैं यहाँ पर आके। तो देखिए गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गुरु नानक, फिर उसके बाद श्री कृष्ण सिंह या महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता देती हूँ गुरु नानक, ये गुरु नानक सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, श्री कृष्ण सिंह का यहाँ जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी यहाँ के चंपारण आंदोलन किए थे। तो ये पूछ रहा है कार्यस्थल, तो कार्यस्थल किसका था, तो गुरु नानक जी का था। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के प्राचीन राजवंश नहीं रहा है। यानी कि बिहार में जो प्राचीन राजवंश थे उसमें से इनमें से कौन ऐसे थे जो नहीं थे, यहाँ के बनी बिहार के राजवंश नहीं हुआ करते थे। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले ऑप्शन में। तो देखिए वैशाली राजवंश, कलिंग वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का, वो है कलिंग वंश। कलिंग वंश यहाँ पर आकर अपना राज नहीं किया था बिहार में। वैशाली राजवंश आया था क्योंकि वैशाली बिल्कुल गणतंत्र हुआ करते थे, और शिशुनाग वंश बिल्कुल था, और हर्यक वंश भी था, लेकिन कलिंग वंश बिल्कुल भी नहीं था। अब आज का जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये है कि किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था।
यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय था बिहार का, जिसको नष्ट किया था तो इब्ने बख्तियार खिलजी ने किया था। अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि इब्ने बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। उसमें इतने सारे बुक्स रखे हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे बाहर के स्टूडेंट यहाँ शोध करने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खिलजी ने इस तरीके से ध्वस्त किया था कि यहाँ जो बहुत सारे जो किताबें थे वो कई महीनों तक जलते रह गए थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो भी मैंने आज आपको 25 बताया, अगर आप 25 क्वेश्चन एकदम माइंड में अपना सेटअप कर लेंगे, तो अगर इससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन आपका आ गया तो आपका ये छूटेगा नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको कुमार गुप्त ने बनाया था। गुप्त वंश के टाइम पे ये बनाया गया था फिर से, जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो आज जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे आप देख रहे हैं बिहार के हिस्ट्री से है, बिहार के पुरातात्विक से पूछा गया है, पूरा प्रशांत से पूछा गया है, नव प्रशांत से पूछा गया है, उत्तर प्रशांत से पूछा गया है। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चन है वो लाऊंगी। इसमें कम से कम मैं आपको 500 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए सेट प्रैक्टिस और नए कोई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि 2 दिन, हफ्ते के 2 दिन आपको सेट प्रैक्टिस अवेलेबल करवाया जाएगा एग्जाम पॉइंट की तरफ से, सैटरडे और संडे को, और बाकी दिन आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद आप 2 दिन सेट प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों ने CDPO फॉर्म भरा है, और उनके लिए 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन की डेट रखा गया है, 31 अक्टूबर को। और जो 67 BPSC तैयारी कर रहे हैं, उनका जो मैं आपको बता देती हूँ, उनका बताया जा रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। यानी कि दिसंबर की या तो मिड में एग्ज़ाम हो जाए या लास्ट में हो जाए, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। और अगस्त अभी तो आप वेट करिए, 10-15 दिन में नोटिफिकेशन आपको अभी 67 BPSC का आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं, उनके लिए भी अभी टाइम है, वो लोग अच्छे तरीके से PT एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और एक तो सब्सक्राइबर है जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बिहार स्पेशल के लिए, सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए, यानी कि बिहार के हर चीज़ की जानकारी लेने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, ये जो मिनी बुक है, जिस स्पर्धा प्रकाशन का है, नवीनतम बिहार का है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 35 या 40 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोकल मार्केट में इसको जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप पीछे का भी देखिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बुक रहेगा। हो सकता है ये येलो में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, लेकिन सेम यही रहेगा। तो आप लोग अगर इस बुक को ले लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटी सी मिनी बुक आपको बिहार के एक चीज़ के बारे में जानकारी इसमें दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जहाँ तक मैं इसे पढ़ रही हूँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में बिहार स्पेशल के लिए मैं यही बुक बता रही हूँ कि आप लीजिए। और मेंस के लिए अलग बुक लीजिए। मेंस के बुक भी मैंने आपको बता दिया है, मैं एक बार आप फिर से बता देती हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए, मेंस के लिए आप ये बिहार की समग्र बुक लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए, और एक ऑब्जेक्टिव का बुक आप जरूर ले लीजिए, जो आपको 5000 से प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ये तीनों बुक आप ले लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपका 1 टाइम में PT एग्जामिनेशन आपको निकल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए सेट प्रैक्टिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। और आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आप सबको 75वां स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।